हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मतलब ग्रेविटेशन को मैं पूरा पार्ट वाइज पूरा पढ़ाऊंगा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सारे वेरिएशंस करा दूंगा हाइट पे, डेप्थ में। तो सारा मतलब पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, एक एक करके पार्ट वाइज इसके वीडियो आएंगे। तो और हम लोग इसको कैसे करेंगे कि पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाऊँगा, किसी भी टॉपिक का बहुत थोड़ा सा ही थ्योरी पढ़ाऊँगा, और उसके बाद उस टॉपिक्स को हम न्यूमेरिकल से क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल या एमसीक्यू से ही क्लियर करेंगे। बिकॉज अपने को कोई भी टॉपिक एमसीक्यू से ही क्लियर होता है। अल्टीमेटली अपने को न्यूमेरिकल या एमसीक्यू के पेपर देने, थ्योरेटिकल पेपर नहीं देना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है वो जानना जरूरी, क्योंकि उससे रिलेटेड थ्योरेटिकल एमसीक्यू अगर पूछा तो अपने से गलत नहीं होना चाहिए। पहली बात तो है कि अपन इसको प्रूफ नहीं कर सकते, ग्रेविटेशन के लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब कि ग्रेविटी है कि नहीं, अगर कोई चीज़ है उसको गिराओ, अगर वो नीचे आ रही है तो मतलब ग्रेविटी है, वेरीफाई हो गया। ऊपर जा रही है, नीचे ही आ रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है, सिर्फ नीचे आ रही है, मतलब वो वेरीफाई हो गया कि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ग्रेविटी है। कभी भी ये जो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ है ना, ये सिर्फ पॉइंट मास और स्पेरिकल मासेस के लिए ही होता है। ठीक है, कोई भी रॉड वगैरह इन सब चीज़ों के लिए नहीं होता, पॉइंट मास और स्पेरिकल मास के लिए होता है। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अट्रैक्टिव होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब, जैसे देखो ना, क्या इसके फॉर्मूले में इनवर्सली में स्क्वायर है डिस्टेंस का, तो मतलब वही इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। लॉन्ग रेंज होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है। टोटल 4 फोर्स होते हैं, उनमें से सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल ही होता है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि आप चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर में लेके जाइए, वही सेम एक्सपेरिमेंट वाटर में कीजिए, वही सेम एक्सपेरिमेंट आप जमीन पर कीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन्स। ठीक है, इसका स्केलर फॉर्म क्या है, F इज इक्वल टू जी m1m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी याद रखना है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन, ये तो SI में हो गया। अगर अपन CGS की बात करें तो CGS में इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करता हूँ कि मान लीजिए मास m1 है, मास m2 है, तो मैं आपको फोर्स बताना है 2 पर ड्यू टू 1, तो क्या आएगा, जी m1m2 डिवाइड बाय r21 का स्क्वायर। ये तो हो गया इसका स्केलर फॉर्म। अब इसमें एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर क्या है r21, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, तो स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, अपने को बस ये सब सिर्फ फॉर्मूले के लिए देखना था, ज़्यादा कुछ नहीं। अपने को तो मेन इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है जिसकी तीनों साइड्स सेम होती हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि 3 मास है, 3 मास मतलब 3 सेम मास है इस ट्रायंगल के। इसमें 3 सेम मास मैंने रख दिए हैं तीनों पॉइंट पे, m। ट्रायंगल की जो सारी साइड्स हैं सबका लेंथ l है। तो मुझसे पूछ रहा है कि F नेट ऑन वन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट पर आप मुझे फोर्स बता दो, नेट फोर्स बता दो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इस पर मुझे फोर्स निकालना है, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, तो क्या फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, ये मास जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या आएगा, नेट फोर्स का कहीं बीच में आएगा, F नेट। अब क्या ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, क्या ये दोनों फोर्स सेम होंगे, हाँ ना, F क्यों, क्योंकि लेंथ तो सेम है, लेंथ भी सेम है और मास भी सेम है, तो ये दोनों फोर्स भी सेम होंगे और नेट कहीं इसके बीच में आएगा। तो सबसे पहले तो अपने को F नेट की वैल्यू निकालनी है। और क्या इस ट्रायंगल में जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स भी क्या है, सेम है ना, सेम लेंथ है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखते जाओ। अब आगे क्या करना है, F नेट निकालना है अपने को। तो F नेट क्या होगा, रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमने वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ा है। ठीक है, F1 क्या है, F है, F2 क्या है, वो भी F है, प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्या ये भी 2F स्क्वायर हो जाएगा,
2f² प्लस 2f²। क्या कॉस कितना दिया हुआ है, कॉस कितना होगा, कॉस तो 60 होगा ना, दो साइड्स के बीच का एंगल कितना आएगा 60 आएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है। तो क्या 2f² प्लस 2f² इंटू 1/2, 2 से 2 क्या होगा, चटक जाएगा, तो क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी √3f²। तो क्या एफ नेट की वैल्यू क्या आएगी, √3 ऑफ एफ। तो जो नेट फोर्स होगा वो √3 टाइम्स ऑफ एफ के बराबर होगा। तो एफ क्या होगा आप बताओ जी, दो मास बता दो इन दोनों मास के बीच में ना, तो मतलब जी m इंटू एम डिवाइड बाई लेंथ कितना होगा L², दोनों मास के बीच का डिस्टेंस L²। तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है √3 टाइम्स gm² डिवाइड बाय L²। ठीक है, तो ये हो गया इस सम का आंसर। अब इसका कंक्लूजन देखो कि कंक्लूजन क्या हो सकता है। मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरह इसको सॉल्व करें। आप एक बात याद रखो कि जब एक कंडीशन याद रखो, जैसे एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, इधर ही देख लो, इधर ही देखो, एक कंडीशन याद रखो कि मान लो सेम मास हो और अगर एफ नेट आपको बताना है, तो अगर 60 डिग्री के एंगल्स हैं तो आपका जो एफ नेट आएगा ना, सारे एंगल 60 डिग्री के एंगल से, तो एफ नेट √3 टाइम्स ऑफ एफ होगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री का एंगल होता है, सेम मासेस हैं, तो एफ नेट जो होता है वो √2f होगा। ठीक है, और 120 डिग्री का एंगल है तो एफ नेट की वैल्यू एफ के बराबर ही आएगी। ये आपको कंक्लूजन याद रखना, क्योंकि हमेशा इतना बड़ा सॉल्व करते नहीं बैठना है। वो तो मतलब एक बार सॉल्व कर दिया ठीक है, हमेशा इसको इतना बड़ा सॉल्व करते नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला सवाल। हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का होगा, कोई भी सेम तरह का मैं क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, सब क्वेश्चंस अपने अपने टाइप में अलग अलग वेरिएशन में होंगे। अब तक क्या था, अब तक था कि एक ट्रायंगल के ऊपर मैंने उसके जो पॉइंट्स है उसके ऊपर मास रखे थे, पॉइंट मास पॉइंट मास। अब क्या है कि 3 स्फीयर है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर है जिनका मास m है, स्मॉल m है। मैंने यहाँ कैपिटल लिखा है तो आप ये मत समझो कि अलग कुछ है, इसको स्मॉल कर देता हूँ मैं। 3 का मास स्मॉल m है, रेडियस कैपिटल R है। मुझे नेट फोर्स बताना है किसी एक स्फीयर पे, वहाँ जैसे नेट फोर्स बताना किसी एक मास पे, यहाँ किसी एक स्फीयर पे मुझे नेट फोर्स बताना। तो कभी भी ना अगर आपको स्फेरिकल मास दे देना, तो कभी भी स्फीयर में ना आपको ये याद रखना है कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए आप उसके सेंटर को कंसीडर करेंगे। किसको, सेंटर को कंसीडर करेंगे। सबके सेंटर को एक दूसरे से आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, जैसे इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर एक दूसरे से ज्वाइन करो। इसके सारे के सेंटर्स को एक दूसरे से ज्वाइन करो। कितना दिया हुआ है रेडियस r, तो अगर ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, तो पूरी लेंथ क्या आएगी 2r, r r 2r, ए बी आर 2r। तो क्या जो सेंटर्स हैं, सारे सेंटर्स को एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे तो कितना बनेगा दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच का 2r 2r 2r। तो अगर लेंथ भी तीनों का सेम है, तो क्या जो इनके एंगल्स बनेंगे 2r और 2r के बीच में, क्या वो भी 60 डिग्री बनेंगे। तो नेट फोर्स क्या आएगा किसी एक स्फीयर पे, किसी एक स्फीयर पे अगर नेट फोर्स निकालेंगे क्या आएगा √3 टाइम्स ऑफ एफ आएगा, √3 टाइम्स ऑफ एफ इंटू जी इंटू एम इंटू एन डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या आज डिस्टेंस दो मास के बीच में आर है, नहीं, दो मास के बीच में डिस्टेंस देखो ना, अपने को सेंटर से ले जाए तो दो मास के बीच में डिस्टेंस कितना है 2r है। तो 2r कितना होगा, इसको ऐसे करके लिख लो, डिस्टेंस का स्क्वायर। याद रखना ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा दो मास के बीच का डिस्टेंस इधर, तो 2r द होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी √3 टाइम्स ऑफ gm² डिवाइड बाय 4r का स्क्वायर। क्या समझा ये सम। आगे देखते हैं अगला सम क्या पूछा है। अगला MCQ कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन। तो 4 रिलेशन आपको दिया है। f इज, देखो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻², मतलब इसका मतलब यही होगा ना, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻²। इसका मतलब होगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻4। इसका मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 टाइम r⁻4। अब मुझे बताओ इनमें से करेक्ट रिलेशन को। मोस्टली लोग क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन राइट है, रॉन्ग।
ए ऑप्शन राइट नहीं होगा, ऑप्शन कोई और ही राइट है। तो कभी भी ना आप डायरेक्ट ऐसे मत बोल देने का कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अपने को सबसे पहले इसको डेंसिटी से देखना होता है। कोई भी चीज़ अपन जब कोई भी चीज़ अर्थ वगैरह का कांस्टेंट मानते हैं ना, तो डेंसिटी कांस्टेंट मानते हैं। तो इसको पहले अपने को निकालना पड़ेगा, क्या फोर्स m डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है, बराबर एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको देखो डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अर्थ की डेंसिटी मान लो रो है, वॉल्यूम कितना होगा, अर्थ का सॉलिड स्फीयर है तो 4/3 पाई आर का क्यूब। अब जाके आप इसको सब्स्टिट्यूट करो, रो इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आएगा r⁶/r²। तो इसका आंसर आ जाएगा r⁴। तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट नहीं देना है, आपको इसका आंसर पहले आपको डेंसिटी के फॉर्म में लाना है, क्योंकि हम मान के चलते हैं फिजिक्स में सबसे पहले डेंसिटी को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब आपको r निकालना है, ना कि डायरेक्ट आपको ये बोल देना कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, ना कि ए। और लोग जनरली 99% लोग इस सवाल में इसका आंसर ये ए वाला ऑप्शन देते हैं, तो वो रॉन्ग है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक हॉलो स्फीयर दिया हुआ है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, और इसी हॉलो स्फीयर के अंदर मैंने एक स्मॉल मास एम रखा है जो कि डिस्टेंस r/2 पे, और मैंने पूछा है फोर्स ऑन स्मॉल एम। तो क्या फोर्स ऐसा कुछ होगा, F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच, r/2। तो ये कितना हुआ, r/2 द होल स्क्वायर। क्या ये सही है, गलत, रॉन्ग है। क्या ये हॉलो स्फीयर है, क्या हॉलो स्फीयर जो होगा अंदर से खोखला होगा। जब ये अंदर से खोखला है तो यहाँ तो कोई फील्ड ही नहीं होगी ना। जब यहाँ कोई मास ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, अंदर से खोखला है, तो यहाँ कोई फील्ड ही नहीं होगी। और अगर यहाँ कोई फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं, मतलब कि फोर्स की वैल्यू जो आएगी ना वो 0 आएगी। ठीक है, समझा आपको। अपने को देखो टोटल 4 चीज़ पढ़नी है, एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर के अंदर देखना है एक बार फोर्स, एक बार सॉलिड स्फीयर के अंदर फोर्स देखना है, एक बार हॉलो स्फीयर के बाहर फोर्स देखना है, और एक बार सॉलिड स्फीयर के बाहर फोर्स देखना है। तो पहला कंडीशन तो हमने पढ़ लिया कि जो हॉलो स्फीयर होता है, हॉलो स्फीयर के अंदर अगर कोई मास रखा है तो उसका फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि अंदर जब कुछ है ही नहीं, फील्ड ही नहीं है, तो फोर्स कहाँ से आएगा। ठीक है, फील्ड होगी तो फोर्स आएगा ना, ग्रेविटेशनल फील्ड हो तो फोर्स आएगा। फील्ड है ही नहीं, फोर्स कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और सवाल। अब एक सवाल है अगला, इसमें हॉलो स्फीयर दिया हुआ है। एक बार हॉलो स्फीयर के सरफेस पर m2 मास रखा हुआ है, एक बार हॉलो स्फीयर से h डिस्टेंस पे दूर m1 मास रखा हुआ है। अब यहाँ फोर्स पूछ रहा है, यहाँ आप फोर्स बता सकते हो। फोर्स ऑन m1 क्या होगा, m1 के ऊपर अगर मैं फोर्स पूछूं तो क्या आएगा, क्या आ सकता है, जी कैपिटल M m2 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, r डिस्टेंस, तो सेंटर से कितना दूर है m2, r²। अब फोर्स ऑन m2 क्या होगा, वो भी कितना होगा, जी m m1 डिवाइड बाई, अब डिस्टेंस ज़्यादा है r और प्लस h द होल स्क्वायर। तो ये तो हमने क्या देख लिया, अब तक मैंने क्या क्या देखा। पहले मैंने देखा कि हॉलो स्फीयर के सेंटर पे, फिर मैंने देखा कि उसके सरफेस पर और बाहर। तो मतलब हॉलो स्फीयर का तो दोनों केस मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक बार मतलब हॉलो स्फीयर के अंदर देख लिया, एक बार हॉलो स्फीयर के बाहर देख लिया। क्या सॉलिड स्फीयर में भी सेम होगा, हाँ। जब मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूँ तो सॉलिड स्फीयर के भी सरफेस पर और बाहर हॉलो स्फीयर ही जैसा होगा। सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे बोलो या बाहर बोलो तो हॉलो स्फीयर की तरह ही होगा, खाली सॉलिड स्फीयर के अंदर चेंज होता है। तो ये जो आंसर है, ये अगर सॉलिड स्फीयर का भी क्वेश्चन होता ना तो उसके केस में भी ये आंसर क्या होता, सेम आता। तो अब तक क्या क्या कंक्लूजन निकले कि हॉलो स्फीयर के अंदर क्या होता है, फील्ड नहीं होती तो 0 होता है। सॉलिड स्फीयर का जो अंदर होता है वो अभी अपने को देखना है। फिर मैं बोलता हूँ कि हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड हो,
उसके सरफेस पे देखो या बाहर देखो तो क्या रहता है, सेम ही रहता है। अब अपने को नेक्स्ट सवाल जो करना है, वो नेक्स्ट सवाल में अपने को ये देखना कि सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर मैंने स्मॉल मास रखा है तो उसका आंसर क्या होगा। तो अभी ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इस सवाल से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ख़त्म भी कर देंगे। उसके बाद अपन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। थैंक यू।